कहाँ थे हम लोग? हम्म। भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन में कोई समस्या है? हम्म। भारत सर छोड़ो आंसर आंदोलन में नहीं कोई लिखे, समस्या? अभी लिखेंगे तो पता चल जाएगा समस्या है कि नहीं। आज अच्छा, नहीं लिख पाए। कोई बात नहीं, लिखिए। आंसर लिखने से ही होगा सारी चीजें। चलिए, तो नेक्स्ट क्या था हम लोगों का टॉपिक? हम्म। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हम लोगों का? सर सर बोले बिहार थे। में पाश्चात्य और यांत्रिक शिक्षा का विकास। बिहार में पाश्चात्य और यांत्रिक शिक्षा का विकास। चलिए, तो बताइए पाश्चात्य बिहार और का गठन तकनीकी पुनर्गठन शिक्षा के का बारे में कुछ बताइए। अच्छा, पाश्चात्य और तकनीकी शिक्षा का विकास। तो बताइए बिहार के पाश्चात्य और तकनीकी शिक्षा का और पुनर्गठन के बारे में कुछ बताइए। बता रहे हैं कुछ आप लोग? हम्म। कुछ बता रहे हैं आप लोग कि नहीं बताएंगे? सर आप ही बता दीजिए। बता, हम ही बता रहे हैं ना। मैंने तो आपका नमक खाया है, तो मुझे तो बताना पड़ेगा ना। सर हम लोग नहीं, का आंसर मेहनत सुनिएगा तो नहीं पता चलेगा, बहुत डांटिएगा। क्यों? क्यों डांटेंगे? तो हम्म। मतलब उस तरह से नहीं राजा समझा राम पाते मोहन हैं राय सर। के समय से ना पाश्चात्य शिक्षा का बिहार में गिरते हैं घुड़सवार ही न राह में। जो घुड़सवारी ही नहीं करेगा वो कहाँ से गिरेगा? बताइए। हम्म। जी सर। तो घुड़सवारी कीजिए, उससे मत डरिए, गिरने से मत डरिए। गिरना और संभलना तो अपने हाथ में। ठीक है। यस सर। जी सर। तो देखिए, बिहारी उपराष्ट्रपति से कुछ क्वेश्चन पूछा है, बताइए। बिहार के गठन पुनर्गठन से कोई क्वेश्चन है यूपीएससी में? हम्म। सर पाश्चात्य शिक्षा के संबंध में क्वेश्चन बताना है। बिहार के गठन पुनर्गठन के संदर्भ में, बिहार राज्य के आधुनिक बिहार के उदय के संदर्भ में। हाँ, कोई प्रश्न? सर ऐसा क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है। होगा, एक आध क्वेश्चन जरूर है सर इस ये पे। जो है बंगाल से बिहार के अलग होने एवं हाँ, आधुनिक बिहार बिल्कुल के बिल्कुल। उदय पर प्रकाश डालिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो लिखिए, क्वेश्चन क्या है बिहार के पुनर्गठन से आधुनिक बिहार के उदय के संदर्भ में, कि बंगाल से बिहार के अलग होने और आधुनिक बिहार के उदय के संदर्भ में बातें करनी है ना। क्या क्वेश्चन लवली?
क्वेश्चन है, बंगाल से बिहार के अलग होने एवं आधुनिक बिहार के उदय पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो लिखिए बंगाल से बिहार के अलग होने और आधुनिक बिहार के उदय पर प्रकाश। टॉर्च जलाइए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, अब चलिए, नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिस कारण बिहारी जनमानस के द्वारा, बिहारी बुद्धिजीवी के द्वारा या बिहारी मध्य वर्ग के द्वारा बिहार को पृथक पहचान देने और उसको लेकर प्रयास भी करते हैं, अंततः उन्हें सफलता भी मिलती। क्या कारण थे बताइए तो? आधुनिक बिहार के उदय के क्या कारण थे? क्यों आधुनिक बिहार के बंगाल से बिहार को अलग करने की मांग की गई? ये ब्रिटिश सरकार प्रमुख राजनीतिक के रूप में जो बंगाल में ही स्थापित किए गए थे कॉलेज महाविद्यालय वगैरह का, और पटना इधर दूर हो अंग्रेजों का ध्यान कम रहता था क्या, जो भी ठीक सरकारी है, नौकरियां वगैरह हुआ करती थी दफ्तर वगैरह। ठीक है, क्योंकि सर बंगाल अंग्रेजों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र हुआ करता, तो ऐसे में सारा ध्यान उसी पर फोकस किया जाता था और उसी का विकास ज्यादा हो रहा था, जबकि बिहार पिछड़ता जा रहा था। ऐसे में यहाँ के लोगों द्वारा ये मांग की जा रही थी कि इसे अलग किया जाए और इसका प्रॉपर विकास हो। इसी संदर्भ में सचिदा। और कोई सर प्रशासनिक दृष्टि से बताएंगे? भी। क्या है प्रशासनिक दृष्टि से? सर नहीं देख आपकी आवाज नहीं आ रही प्रिया, मेरे एंड से कट रहा है क्या? सर ज्यादा जैसे जनसंख्या के कारण सर सही देख रेख नहीं कर पाना, राज्य में जो प्रशासन है सही से लागू नहीं हो पाना, यही सब सर। और कोई? सर ये प्रिया बोलती भी है क्लास में? थोड़ा जो नहीं बोलते हैं क्लास में सर उसको थोड़ा आपने टारगेट कीजिए तो। उन्नीस सौ जो पांच ईस्वी में जब बंगाल को अलग किया गया था सर तो उसको संतोष सर, 1905 ईस्वी में बंगाल को अलग किया गया था। किससे अगर अलग किया संतोष गया था सर, बंगाल को? उन्नीस सौ हाँ, हाँ राज बारह सर। 1912। जो बच्चे नहीं बोलते हैं क्लास में थोड़ा उसको टारगेट कीजिए, जो बोलते हैं उसको टारगेट नहीं करना है, जो नहीं बोलते उनको टारगेट कीजिए। में अलग किया गया था बंगाल। चलिए तो आज बताते हैं। अंशु गौतम। चूंकि सर है कि जो अंशु बच्चे गौतम। बोल रहे हैं, जो बच्चे लगातार बोल रहे हैं उनको बोल रहे हैं उनको पढ़ाई पर फोकस है। जो बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो पिछड़ रहे हैं और वो उनका पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, तो थोड़ा है कि उन्हीं बच्चों को टारगेट कीजिए जो बोलते नहीं है क्लास में, ताकि वो पढ़े भी प्रेशर में आकर के और बेहतर करें। अंशु गौतम। यस सर। चलिए बताइए भाई, आधुनिक बिहार का उदय क्यों हुआ?
बताइए, आधुनिक बिहार का उदय क्यों हुआ? सर इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। क्या? डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आपकी आवाज नहीं आ रही अंशु। हेलो। अं- अंशु। हेलो। हाँ बोलिए। बोलिए। अंशु। हेलो। हाँ बोलिए। सर मेरी आवाज नहीं जा रही है। अभी आ रही है, बोलिए। सर डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ज्यादा मुझे इसके बारे में पढ़े नहीं है अभी। तो कब पढ़िएगा इसे? दिवाली बाद। हम्म। वैसे कब फंसे हुए पढ़िएगा? हैं कुछ काम में। तो यानी पढ़ाई से भी दिवाली जरूरत, बाद काम ज्यादा स्टार्ट जरूरी है वो? करेंगे सर। क्या? नहीं सर, पढ़ाई से तो जरूरी नहीं है। फिर? तो फिर पढ़ाई को क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हो जब पढ़ाई से ज्यादा जरूरी नहीं है तो? आखिर कुर्बानी ठीक है। पढ़ाई क्यों दे? हम्म। बेचारा सबसे ऐसा कमजोर कुछ पढ़ाई है, इसीलिए उसी की कुर्बानी दे देते हैं। नहीं सर, सबसे ज्यादा कमजोर हम हैं। हम्म। सबसे ज्यादा कमजोर बेचारा पढ़ाई है, उसी की कुर्बानी दे देते हैं आप लोग। और सबों की कुर्बानी तो नहीं देते हैं, खाना की कुर्बानी नहीं देते हैं, पानी की कुर्बानी नहीं देते हैं, हैं फोन की कुर्बानी नहीं देते हैं आप लोग। जब मिला बेचारा सॉफ्ट टारगेट पढ़ाई है, पढ़ाई को ही कुर्बानी दे देते हैं। बलि का बकरा उसी को बनाते हैं आप लोग ने। हम्म। नहीं सर, ऐसा नहीं है। संजीव कुमार। संजीव कुमार। यस सर। बताइए, आधुनिक बिहार का उदय क्यों हुआ? क्या कारण थे कि आधुनिक बिहार की मांग की गई? सॉरी सर, नहीं बता सकता, पढ़ा नहीं है। क्या पढ़े हैं बताइए, मैं वहीं से पूछूंगा आपसे आज। जो आपका मजबूत पोर्शन है वही बताइए, मैं वहीं से आज पूछूंगा। संजीव। हाँ सर, तो बहुत दुविधा जो वाला पढ़ा है, क्वेश्चन है। जो पढ़ा है आपने वही बताइए, मैं वहीं से पूछूंगा आपसे। क्या पढ़ा है आज आपने? अभी सर 2-3 दिन से तो ऐसे ही हो रहा है। क्यों? 2-3 दिन पहले क्या पढ़े थे? हम्म। हिस्ट्री चल रहा था। हिस्ट्री में क्या पढ़े हैं आप, बताइए। हिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा है? सब उलट पलट हो गया सर, याद भी नहीं है। सब उलट पुलट हो गया, याद भी नहीं, तो ऐसे पढ़ने का क्या फायदा है? तो छोड़ दीजिए पढ़ाई फिर। हम्म। जो 3 दिन पहले की पढ़ा हुआ चीजें जब नहीं याद है आपको, तो पढ़ने का क्या फायदा है? यहाँ तो लोग सालों बैठ के पढ़ के रट के बैठे हुए हैं, सालों से हर चीजें उसको टिप्स पे है। तो उससे अगर प्रतिस्पर्धा करनी है आपको, तो उसके लेवल की फाइट करनी है, नहीं तो छोड़ दीजिए पढ़ाई। टाइम पास करने का क्या जरूरत है? हम्म। जी सर। संजीव। टाइम पास करने की क्या जरूरत है?
नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। तो क्या सा बात है? अब पिछले 2 महीने से 3 2.5 महीने से मेंस की क्लास कर रहे हैं, पिछले 3 4 महीने से आप पीटी की क्लास कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि सर कुछ नहीं याद है। मैंने आपको फ्री हैंड दे दिया कि आपका जो पोर्शन मजबूत है मैं वहीं से पूछूंगा आपसे, फिर भी वही स्थिति है आपकी। तो ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा है? एक कदम भी नहीं चल सकते हैं आप। शशिभूषण, शशिभूषण, जी सर, प्रणाम सर। चलिए बताइए, आधुनिक बिहार का उदय क्यों हुआ? आधुनिक बिहार का गठन शासन प्रशासनिक व्यवस्था के लिए हुआ। इसमें मुख्य रूप से सच्चिदानंद, महेश नारायण आदि प्रशासनिक नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्व में अंग्रेजों के द्वारा सारा विकास बंगाल के तरफ ही हो रहा था। तो इतना ही सर बता पाएंगे सर। इतना तो आपने क्लास में ही सुन लिया अभी। अच्छा, आज आपने क्या पढ़ा है? आज सर मौका दूसरे काम में सर थे सर, ड्यूटी में सर, आज चुनाव ड्यूटी था तो उसी में थे। अच्छा, कल क्या पढ़ा था? वही सर, चुनाव ड्यूटी में गए सर, आज हम फ्री हुए हैं इस समय। अच्छा, परसों क्या पढ़ा था? परसों था सर, नोट किए हैं सर, असहयोग आंदोलन था। परसों असहयोग आंदोलन पढ़े थे? जी, इसमें सविनय अवज्ञा था, आंदोलन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़े थे? जी सर। कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? जी, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये तो याद किए नहीं है सर। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था ये भी याद करना था आपको। याद तो नहीं किए हैं सर। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ ये आपको याद करना है, वही तो पूछ रहे हैं। तो फिर क्यों तैयारी कर रहे हैं? पीटी में राज सर पढ़ाया होगा ना आपको? नहीं पढ़ाया राज सर? अभी चल रहा है सर अभी। अच्छा, तो वहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं पहुंचे हैं? नहीं सर अभी। तो ऐसी तैयारी का कोई फायदा नहीं है शशिभूषण। आराम से घर बैठिए, अच्छे से खाइए पिए, मस्त रहिए। क्यों अपने परिवार को भी कष्ट दे रहे हैं, खुद को भी कष्ट दे रहे हैं? नौकरी का प्रेशर अलग है, पढ़ने का प्रेशर अलग है, परिवार को इसके चक्कर में टाइम नहीं दे रहे होंगे, वो अलग समस्या है। तो इससे अच्छा है कि पढ़ाई छोड़ दीजिए, जो पा चुके हैं उसी पे खुश रहिए और परिवार के साथ टाइम एक्सपेंड कीजिए। ये फालतू का समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? तो अच्छा है कि समय और संसाधन दोनों की बचत होगी और ये चीजें आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ऐसी तैयारी से जग जीतने वाले नहीं हैं आप लोग। अमित कुमार, जी सर। चलिए बताइए, आधुनिक व्यवहार का उदय क्यों हुआ? जी सर। आधुनिक बिहार का उदय क्यों हुआ? बंगाल से बिहार क्यों अलग हुआ? बंगाल से बिहार क्यों अलग हुआ? बताइए। मिसेज अमित कुमार, बताइए बंगाल से बिहार क्यों अलग हुआ?
जी सर, अभी तो सर पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े थे, अभी मेंस का तो ऐसा पढ़ा नहीं है। बिहार से बंगाल से बिहार तो सर अच्छा, क्या 1912 में पढ़ा अलग पीटी में हुआ आपने? था। क्या पढ़ा पीटी में? सर 22 मार्च 1912 को बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ, बिहार और उड़ीसा दोनों। अच्छा अच्छा, आज क्या पढ़ा है पीटी में? आज पीटी की तैयारी के लिए क्या पढ़ा है जी आपने? सर। आज पीटी की आज तैयारी सर के लिए से क्या पढ़ा है सर आपने? हिस्ट्री में पढ़े हैं सर। क्या पढ़े हैं हिस्ट्री में? आज सर कंपनी का संवैधानिक विकास पढ़ा है। बताइए, 5 ऐसे फैक्ट्स बताइए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जी सर। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। सर ये कंपनी के संवैधानिक विकास में पड़े सर, ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि अ, ये बिहार बंगाल और उड़ीसा से अलग होने के बाद कंपनी के अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। और सर उसके जिसके बाद रेगुलिंग एक्ट आया, फिर ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। मैंने आपसे क्या पूछा? जी सर। मैंने आपसे विकास क्रम पूछा है। मैंने आपसे विकास क्रम पूछा है। मैंने आपसे पूछा कि आपने जो आज क्लास में पढ़ा है उसमें से ऐसे 5 फैक्ट्स बताइए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जी सर। तो जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिए, मुझे कहानी मत सुनाइए। जी सर। सर पहले मेरी तो कहानी ये मुझे आता पता है। है कि रेगुलिंग एक्ट कब आया, फिर सर पिट्स इंडिया एक्ट और रेगुलिंग एक्ट क्यों लाया गया था, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और फिर मैं पूछ सर रहा हूँ कुछ, आप बता कैसे रही हैं कम। मुझे कुछ। सर तो आप मैंने क्या पूछ पूछा रहे हैं? जी सर। मैंने पूछा कि 5 ऐसे तत्व बताइए उसमें से जो आपने संवैधानिक विकास में पढ़ा है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो 67वीं में पूछेगा। सर पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ना, हाँ या मेंस बिल्कुल। के? नहीं, सर पीटी के तो पॉइंट ऑफ व्यू से वही तो बताइए। सर तो यही, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सर यही पूछता है कि रेगुलिंग एक्ट कब आया, किस लिए आया, उसका हाँ, उद्देश्य क्या था, और फिर पिट्स इंडिया एक्ट हो कब गया, आया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो गया, या किस संवैधानिक एक्ट के तहत ये कंपनी के शासन को 20 वर्ष बढ़ा दिया गया, ऐसा। अच्छा, तो कब आया रेगुलेटिंग एक्ट? सर 1773 में, 18 मई 1773 को आया। अच्छा, क्यों लाया गया बताइए तो? रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया? एकमात्र कारण बताइए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर कंपनी के जो अधिकार थे वो एक सेकंड। सर कंपनी के कार्यों को जो है कि भारत और इंग्लैंड दोनों स्थानों पर नियंत्रित करने के लिए, और उनके जो दोस्त थे उनको दूर करने के लिए लाया गया था। क्यों लाया गया वही तो पूछ रहे हैं, आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि 73 में ही लाना पड़ा, उससे पहले क्यों नहीं लाया? सर 57 कंपनी में ही ले की आता, अराजकता 64 में बहुत ही ले ज्यादा आता। बढ़ गई थी, जिसके कारण। जी सर। और कंपनी की आर्थिक स्थिति भी सर खराब हो गई थी, उसको रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया सर। वो कारण नहीं है। कारण ये है कि आपको जी पता सर। है कि इसी समय क्या हो रहा था। जी सर। इसी समय अमेरिका में स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, और स्वतंत्रता जी सर, संघर्ष चलने के 4 कारण जुलाई एक बड़ा 1776 उपनिवेश को। उसमें इंग्लैंड इंग्लैंड के हाथों से क्या हो रहा था, जी निकलने सर। जा रहा था। तो निकल इससे रहा वो था। डर गया और बहुत चाह रहा था कि भारत जैसा उपनिवेश भी क्या हो, उसके हाथ से ना निकल जाए। तो परिणाम स्वरूप उसने क्या जी किया, सर। अब कंपनी को रेगुलेट करना शुरू किया और धीरे धीरे उसको अपने इन हैंड लेना शुरू कर दिया। बातें समझ गए? जी सर। जी सर।
तो तैयारी करना है तो अच्छे से कीजिए। ये गुल्ली डंडा खेलने वाली कहानी को बंद कीजिए, ठीक है? इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। ना आप पीटी में जी परफॉर्मेंस सर। करते हैं आप लोग, ना मेंस में परफॉर्मेंस करते हैं। और इतना सारा संवैधानिक विकास क्रम पढ़ लिए और 5 फैक्ट्स बताने में इतना टाइम लग जाता है आप लोग। सर तो पीटी के तो पॉइंट ऑफ व्यू से तो सर ऐसी वही ना तैयारी मत पूछता है। कीजिए। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछता है वो आपको ही पता है और मुझे भी पता है, और आपसे जी ज्यादा सर। मुझे पता है कि क्या पूछता है। जी सर, तो आप सर मेरे से कहीं ज्यादा आपको पता है। इसीलिए कहते हैं ना कि आप सिर्फ वो जो बताती हैं वो तो कोई भी बताएगा, जो पूछता है वो बहुत कम ही जी व्यक्ति सर। बताते हैं ना। तो ऐसी तैयारी जी से सर। कोई फायदा नहीं है आप लोगों का। करना है जो भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि टाइम पास करने का ये समय नहीं है, ये आपके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ है। और ऐसे में अगर टाइम पास करेंगे तो ये आपका नुकसान है, आप ही की हानि। अब जितना टाइम पास करेंगे सफलता आपसे उतनी ही दूर जाएगी और उतना ही समय लगेगा। जब तक समझेंगे कि भाई अब मुझे तैयारी करनी है अच्छे से, तब तक आपका समय निकल चुका होगा। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं आने दीजिए आप लोग। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है और आपके साथ जिनकी आशाएं जुड़ी हुई हैं उनके लिए भी हितकर होगा, ठीक है? चलिए, जी सर। तो आते हैं अपने मूल मुद्दे की ओर। और मूल मुद्दे की जब बात करते हैं तो हमारा मूल मुद्दा आज क्या है? बिहार के गठन, पुनर्गठन और आधुनिक बिहार के उदय की बात करनी। तो प्रश्न उठता है कि आखिर बंगाल से बिहार को अलग होने की मांग क्यों की? तो जब बंगाल से बिहार के अलग होने के कारणों की तलाश करते हैं तो सबसे पहला जो कारण आता है वो है बिहारी अस्मिता को लेकर। जो बिहारी उपराष्ट्रीयता है या आइडेंटिटी है उसको लेकर सामने आता है कि बिहार भारत का क्या रहा है, एक ऐतिहासिक प्रांत रहा है और कभी वो भारत बिहार के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन आधुनिक समय में आकर क्या हुआ, तो उसकी जो गौरवमयी परंपरा रही है, गौरवमयी इतिहास रहा है, वो कहीं न कहीं पृष्ठभूमि में चला गया, वो धूमिल हो गया। और परिणाम स्वरूप जब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जब लंदन जाते हैं बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, तो वहां पर जब वो अपनी आइडेंटिटी बताते हैं कि मैं बिहारी हूँ, तो उन्हें उपहास का शिकार होना पड़ता है। और किसी भी एक जागरूक व्यक्ति के लिए यह क्या है, एक अपमानजनक बात है कि भाई जिस राज्य का मैं निवासी हूँ उसकी कोई अपनी आइडेंटिटी ही नहीं है, जिसका अपना क्या रहा है, गौरवमयी इतिहास रहा है, गौरवमयी परंपरा रही है। तो वो इस बिहारी अस्मिता को पुनः स्थापित करने के लिए, उसकी पहचान को पुनः दोहराने के लिए ही क्या करते हैं, जितने भी युवा हैं, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनको संगठित करते हैं और बिहार को एक अलग पहचान देने के लिए जो अपनी कोशिश है उसको आगे बढ़ाते हैं। बातें स्पष्ट हुई? जी सर। बातें स्पष्ट हुई आप लोगों को? यस सर। यस सर। दूसरी बात देखते हैं कि जब बंगाल के साथ बिहार को जोड़ दिया गया तब बिहार के साथ जो भेदभाव हो रहा था, भेदभाव कहाँ हो रहा था, तो आर्थिक स्तर पर भेदभाव हो रहा था। भेदभाव कहाँ हो रहा था, तो शैक्षिक स्तर पर भेदभाव हो रहा था। भेदभाव कहाँ हो रहा था, तो भेदभाव हो रहा था जो प्रशासनिक क्षेत्र है वहां पर भेदभाव हो रहा था। भेदभाव कहाँ हो रहा था, रोजगार के तो जो उपलब्ध संभावनाएं, क्या सुमित?
रोजगार के स्तर पर भी सर। भेदभाव कहाँ हो रहा था? तो जो उपलब्ध संभावनाएं थे वहां पर भी बिहार के साथ भेदभाव हो रहा था। मतलब यह कि जो विकास के प्रतिमान थे तत्कालीन समय में और जो संभावनाएं थी उस परिप्रेक्ष्य में बिहार को तवज्जो न देकर बंगाल को तवज्जो दिया जा रहा था। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो जब पाश्चात्य शिक्षा का विकास होता है तो वो बिहार में उसका लाभ बहुत ही कम मिलता है और इस शिक्षा के स्तर बिहार की अपेक्षा बंगाल में क्या होगा, ज्यादा शिक्षित होंगे लोग। और इसी कारण से देखेंगे औपनिवेशिक सत्ता के साथ जो वाद विवाद की स्थिति है, संघर्ष की स्थिति है, या जो औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती देने की परिघटनाएं हैं, उसकी शुरुआत आप बंगाल से ही देखेंगे। मतलब क्या है कि औपनिवेशिक सत्ता के वास्तविक चरित्रों को पहचानने में सबसे पहले सक्षम कौन होता है? तो बंगाली लोग। और इसके पीछे कारण क्या था? जो इनकी शिक्षा की बातें थी। तो कहा गया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार के साथ क्या हो रहा था? भेदभाव हो रहा था। पाश्चात्य शिक्षा का विकास बिहार में न के बराबर होने जा रहा था। तो दूसरी तरफ जो प्रशासनिक जटिलताएं हैं वो भी आप देखते हैं कि भाई आपको अगर कोर्ट केस ही लड़ना है तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? कलकत्ता जाना पड़ता। और कलकत्ता जाने के क्रम में लोगों की क्या थी? अलग परेशानियां थी। यातायात के साधन उतने सक्षम नहीं थे, लोगों की आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी। ठीक है। तो दूसरी तरफ क्या था कि जितने भी उच्च पद थे वहां पे बंगाली लोग ही क्या थे? पदासीन थे। और बंगाली लोग पदासीन होने के कारण कहीं ना कहीं जो है बिहार के जो लोग हैं उनके साथ भेदभाव की स्थिति आप देखेंगे और बंगाली अस्मिता को ज्यादा प्रोत्साहित करने की बात देखेंगे। तो ऐसे वो तमाम कारण हैं जिसने क्या किया, बिहार की आइडेंटिटी को लेकर, बिहार के जनमानस के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर और बिहार के विकास को लेकर जो संभावनाएं थी उसको धूमिल करने का प्रयास किया गया। और इसी के परिणाम स्वरूप बिहार को एक अलग आइडेंटिटी देने, उसकी अपनी पहचान को सुनिश्चित करने और साथ ही साथ जो बिहारी जनमानस है उसकी जो विकास है, उसकी जो लाभ है, वहां तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ही बंगाल से बिहार को अलग करने की बात की गई। और चूंकि आप देखेंगे कि किसी भी प्रांत का अलग होना क्या है? एक मध्यवर्गीय आकांक्षा। मध्यवर्गीय आकांक्षा कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे बिहार में शिक्षा का विकास होता है तो शिक्षा का विकास होने के कारण बिहार में भी क्या होते हैं? बुद्धिजीवी वर्ग का विकास होगा। बिहार में भी क्या होगा? मध्य वर्ग का विकास होगा। और जब बुद्धिजीवी और मध्य वर्ग को उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? तो वो विकल्प की तलाश करेंगे। और विकल्प कहाँ था? तो विकल्प था कि बंगाल से जब तक बिहार अलग नहीं होगा तब तक हमारे लिए क्या है? हमारे लिए जो संभावनाएं हैं उसका हम लाभ नहीं ले सकते। आज ही बात देखिए ना कि आज ही आप देखेंगे कि कहीं भी अगर बिहार प्रांतों का विभाजन होता है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है मध्यवर्गीय आकांक्षाओं का क्या होना? सर्वोपरि हो जाना, उसको बलवती देना। ये होता है ना। जी सर। तो आप उसकी बात छोड़िए कि आखिर हम ये देखिए यहाँ देखिए ना कि भारत से जब पाकिस्तान का अलग होने की परिस्थितियां हुई, इसमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? तो मध्य वर्गों की रही थी ना। तो उसने ही ऐसी परिस्थितियों को जन्म दिया जिसके कारण भारत से पाकिस्तान को अलग करने की बातें सामने आई। क्यों?
क्योंकि वो देखते हैं कि भाई अगर हम भारत के साथ जुड़े रहेंगे तो हमारी जो अपनी पहचान है, हमारी जो उपलब्ध संभावनाएं हैं, या हमारा जो आकांक्षा है, मनोकामनाएं हैं, उसको पूरा करने में संयुक्त भारत क्या होगा, वो सफल नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं, और अल्पसंख्यक होने की स्थिति में जो अधिकांश अवसर हैं उस पर बहुसंख्यक क्या करेंगे, पदस्थापित हो जाएंगे। तो कहीं न कहीं वो जो उसकी आकांक्षा है, उनके जो लाभ हैं, वो वहां तक पहुंच नहीं सकता, और इसलिए वो क्या करते हैं, तो एक आइडेंटिटी की बात करते हैं, और इसी आइडेंटिटी का परिणाम होता है कि पाकिस्तान का जन्म होता है। तो कमोवेश वही आप बंगाल से बिहार को अलग होने के परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं। अलग करने की बातें सामने आई। बोलिए। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। जी सर। बातें स्पष्ट हो गई? बातें स्पष्ट हुई या नहीं हुई? जी सर, हो गई। चलिए, तो अब जानते हैं कि आखिर बिहार से बंगाल को अलग करने, बंगाल से बिहार को अलग करने की जो घटनाक्रम है वो कैसे डेवलप होती है, कैसे उसका विकास होता है। तो मैंने कहा कि जैसे ही बेचारे सच्चिदानंद सिन्हा क्या होंगे, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाएंगे, तो वहां पर उन्हें क्या करना होगा, तो वहां पर उन्हें उपहास का शिकार होना होगा, क्योंकि वो बिहारी आइडेंटिटी को वहां पर कोई अस्तित्व नहीं था। तो परिणाम स्वरूप इस उपहास को क्या करेंगे, एक चुनौती के रूप में लेंगे, और कहेंगे कि मैं जैसे ही भारत वापस जाऊंगा तो बिहार की जो खोई हुई आत्मसम्मान है, जो गौरवमय इतिहास है, जो उसकी अपनी पहचान है, उसे मैं पुनः स्थापित करने का प्रयास करूंगा, और इसको लेकर जहां तक जो भी संभव उपाय होंगे वो मैं करने से पीछे नहीं हटूंगा। तो अब क्या होगा, तो जैसे ही वो वहां से वापस आएंगे लंदन से बिहार, तब क्या करेंगे, बिहार की अपनी पहचान को लेकर वो प्रयास करना शुरू करेंगे। और इसी क्रम में वो जो है क्या करेंगे, 1893 में वो सच्चिदानंद सिन्हा, महेश बिहार नारायण टाइम्स दास के नामक साथ समाचार। मिलकर श्री महेश नारायण के साथ मिलकर श्री नंद किशोर लाल और श्री कृष्ण साय के साथ मिलकर क्या करेंगे, बिहार की पहचान को आवाज देने की कोशिश करेंगे। और इसको लेकर वो क्या करेंगे, तो बिहार टाइम्स नामक पत्रिका जो है उसका प्रकाशन शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि मीडिया के माध्यम से हम क्या कर सकते थे, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकते थे, लोगों में जागरूकता ला सकते थे, और बिहार के साथ जो होने वाला भेदभाव है उसको लोगों के समक्ष रख सकते थे। तो इसी उद्देश्य से इन चारों ने मिलकर क्या किया, बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, और इसके माध्यम से वो क्या कर रहे थे, तो लोगों में जागरूकता लाकर एक पृथक प्रांत के रूप में बिहार की पहचान को सुनिश्चित करने का प्रयास करने लगे। और धीरे धीरे उनका यह प्रयास रंग भी लाने लगा। क्यों? क्योंकि अब क्या होगा, तो लोगों में जागरूकता आएगी और लोग पृथक प्रांत को लेकर प्रयास करना शुरू कर देंगे। इसी क्रम में घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, और फिर क्या होगा, तो जो बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल थे
लॉर्ड मैकेंजी, अलेक्जेंडर मैकेंजी, उनको क्या करेंगे, उनको एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। इनके द्वारा तो सच्चिदानंद सिन्हा और उनके सहयोगियों के द्वारा उन्हें एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। और इस ज्ञापन का विषय वस्तु क्या होगा, तो विषय वस्तु होगा कि भाई बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाए। लेकिन उनका यह प्रयास असफल होगा। क्यों? क्योंकि जो उपराज्यपाल हैं अलेक्जेंडर मैकेंजी, वो क्या करेंगे, तो इसको कूड़े के कचरे में डाल देंगे, यानी कि इन पर वो कोई विशेष ध्यान नहीं देंगे, उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण रखेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, तो इसी क्रम में आप देखेंगे कि लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल को बिहार, पूर्वी बंगाल होता और एक तरफ पश्चिम, साउंड कट रही और है। इसके पीछे था कि बंगाल को इस तरह से विभाजित क्यों। साउंड कट रही है मेरी क्या? जी सर, थोड़ा बिजी रुक हैं। रुक के आवाज आ रहा है। ब्रेक हो क्या रही है? नेटवर्क तो ठीक है, अभी तो मेरे नहीं पास होना तो चाहिए ठीक ब्रेक। है सर, मेरे अभी पास ठीक आ रही ठीक है है। सर। मैं भी ठीक है, यस तो सर। मैंने कहा किसी समय क्या होगा, तो एक परिघटना होगी, और परिघटना क्या होगी, तो कर्जन के द्वारा बंगाल को विभाजित करने का प्रयास होगा। और इसका जो मूल उद्देश्य होगा कि बिहार बंगाल में जो राष्ट्रवाद का उदय हो रहा था, जो क्रांतिकारी आंदोलन है, जो राष्ट्रवादी आंदोलन है, उसका उसको बढ़ावा मिल रहा था, उसे हमें क्या करना था, कमजोर करना था। और इसी कारण से देखेंगे कि जब पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंगाल को विभाजित किया गया, तो इसके मूल उद्देश्य देखेंगे क्या था, कि जो बंगाली ब्राह्मण थे, उनको क्या करना था, अल्पसंख्यक में परिवर्तित करना था। और आप देखेंगे कि जब पूर्वी बंगाल होगा, तो पूर्वी बंगाल में क्या होगा, वहां भी बंगाली संस्कृति के लोग क्या होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, और मुस्लिम क्या हो जाएंगे, वहां पर बहुसंख्यक हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में जब बात करेंगे, तो यहाँ भी क्या होगा, तो यहाँ भी बंगाली लोग जो हैं अल्पसंख्यक होंगे, और बिहारी और उड़ीसा प्रांत के लोग क्या हो जाएंगे, वो बहुसंख्यक हो जाएंगे, यानी गैर बंगाली लोग क्या होंगे, यहाँ पर बहुसंख्यक हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य क्या था, कि जो राष्ट्रवाद को का गढ़ हो रहा है बंगाल, उसे हमें क्या करना था, तोड़ना था, और फूट डालो राज करो की नीति को क्रियान्वित करना था। लेकिन यह जो परिघटना है, वो बिहार के लिए एक अवसर के रूप में सामने आएगा। और इसको लेकर जैसे ही स्वदेशी आंदोलन शुरू होगा, तो इस बहती गंगा में बिहार के जो जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, बिहार के जो मध्य वर्गीय लोग हैं, वो क्या करेंगे, अपने इस अवसर को भुनाने की कोशिश करेंगे। और इसी क्रम में 1906 में क्या होगा, तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, श्री महेश नारायण तथा अन्य नेता क्या करेंगे, बिहार में एक व्यापक बिहारी छात्र सम्मेलन का पटना में आयोजन करेंगे। और इस सम्मेलन में का उद्देश्य क्या होगा, तो उद्देश्य होगा कि यह जो अतार्किक विभाजन है, इसको इसके स्थान पर बिहार और उड़ीसा को क्या करना था, बंगाल से अलग करने की मांग करनी थी। तो इस छात्र सम्मेलन में क्या होगा, तो बिहार को पृथक पहचान देने को लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन की बातें की जाएंगी। और इसी क्रम में 1907 में ब्रह्मदेव नारायण, मजरुल हक, अली इमाम, हसन इमाम आदि नेता क्या करेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा के साथ मिल जाएंगे और इस पृथकतावादी आंदोलन को बल देंगे। और फिर यह आंदोलन
एक कदम और आगे बढ़ेगा जब 1908 में क्या होगा, तो 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और 1908 में होने वाले इस बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में सर्वसम्मति से उपस्थित लोगों के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि बंगाल से बिहार को अलग कर देना चाहिए। फिर यह सम्मेलन पुनः 1909 में आयोजित किया जाएगा भागलपुर में, और यहाँ भी पृथक बिहार की प्राण मांग को लेकर जोरदार तरीके से रखी जाएगी, जोरदार तरीके से इसको लेकर मांगे उठाई जाएंगी। ठीक है। फिर एक परिघटना होगी, और परिघटना क्या होगी, तो सुधार आएगा। तो इस बिहार जो बंगाल काउंसिल है उसका चुनाव होगा, और इस बिहार बंगाल काउंसिल के चुनाव में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या होंगे, तो विधान परिषद के लिए चुने जाएंगे। तो दूसरी तरफ मजरूल हक जो है वो मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में इनका क्या होगा, चयन होगा। और ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, तो केंद्रीय विधानसभा विधान परिषद में पृथक बिहार की मांग को लेकर क्या करेंगे, रखेंगे, और इसको लेकर जो है ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। यहां तक बातें स्पष्ट हो रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसी क्रम में वो पल आएगा जब क्या होगा, 1911 में जो है शाही दरबार का आयोजन किया जाएगा दिल्ली में, दिल्ली दरबार आयोजन जहां पर लॉर्ड हार्डिंग क्या क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बोलिए सर। जॉर्ज पंचम आएंगे और वहां पर अंग्रेजों के द्वारा जो है फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत जो है ना मतलब कि बिहार को पश्चिम बंगाल से अलग करने के लिए एक तरह से प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा, और अंततः जो है 22 मार्च तो 1912 को 1911 में दिल्ली में शाही दरबार या दिल्ली दरबार का आयोजन होगा, तो इसे बिहारी मध्यम वर्ग और बिहारी पृथक बिहार के आंदोलनकर्ता क्या करेंगे, एक अवसर के रूप में देखेंगे, एक अवसर के रूप में देखेंगे, और फिर क्या करेंगे कि जो भारत सचिव हैं उनको एक लेटर लिखेंगे और उन पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। अंततः उनका ये प्रयास सफल होगा जब जॉर्ज पंचम का आगमन होगा, और जॉर्ज पंचम के आगमन के साथ ही जो है उनकी घोषणाएं होंगी, जिसमें बंगाल के विभाजन को रद्द करते हुए बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा होगी, और अंततः 22 मार्च 1912 को क्या होगा, बिहार जो है बिहार को प्रांत के गठन की बात होगी, और अंततः 1 अप्रैल को उड़ीसा सहित क्या होगा, तो एक प्रांत का गठन होगा, आधुनिक बिहार का गठन होगा। लेकिन यह कहानी यहीं तक नहीं रुकेंगी, यह इससे आगे भी बढ़ेगी। और आगे क्या बढ़ेगी, तो 1911 में क्या होगा, 1912 में बंगाल से बिहार को जब अलग किया जाएगा तो उसमें उड़ीसा भी शामिल होगा। तो कमोबेश 25 साल के बाद पुनः जो है
जिस परिस्थिति को लेकर बिहार का विभाजन बंगाल से हुआ, उसी तरीके से वही परिस्थितियां जन्म लेंगी जब बंगाल में बिहार से उड़ीसा को अलग किया जाए। वहां भी उड़ीसा की जो अपनी आइडेंटिटी है उसको लेकर बातें सामने रखी जाएंगी और अंततः 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया जाएगा। फिर यह कहानी आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी जब क्या होगा, तो 1947 में भारत आजाद होगा। आजाद होने के पश्चात जब दर आयोग आएंगे तो राज्यों के गठन पुनर्गठन की परिघटना यहाँ से आगे बढ़ेंगी। और जब राज्यों के गठन पुनर्गठन की प्रक्रिया जब आगे बढ़ेगी तो इसी क्रम में क्या होगा, तो बिहार से इसमें स्थित पुरुलिया और पूर्णिया के कुछ को पुनः बंगाल को दे दिया जाएगा। और यहाँ से कहानी फिर आगे बढ़ेगी जब 15 नवंबर 2000 को बिहार का पुनः विभाजन होगा और झारखंड के रूप में एक नया प्रांत जन्म लेगा। अंततः 15 नवंबर 2000 के बाद जो बिहार की स्थिति होगी, यहाँ पर 94,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र होगा, 38 जिले होंगे और क्या होगा, और जो भी बातें होंगी वो आपको पता है। ठीक है, 37 जिला ये क्या था? 37 जिला अरवल बाद में बना सर। भाई मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, ठीक है? यस सर। ठीक है ना? तो यहाँ वर्तमान बिहार की जो परिस्थितियां हैं कमोबेश यही है। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई कि बिहार के गठन पुनर्गठन और आधुनिक बिहार की उदाई को लेकर जब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपका आंसर किस वे में जाएगा। बातें स्पष्ट हो गई सभी को? जी सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, तो बस 4-5 चीज ही याद रखना है। क्या? तो क्यों बिहार का पृथक प्रांत को लेकर परिचर्चाएं क्यों शुरू हुई, सच्चिदानंद का आगमन क्यों हुआ, ठीक है, फिर 1893 में बिहार टाइम्स का क्यों शुभारंभ हुआ, फिर क्या होगा, तो मैं लॉर्ड अलेक्जेंडर मैकेंजी को ज्ञापन दिया जाएगा, फिर बंगाल का विभाजन होगा, 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन होगा, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, फिर 1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन होगा, प्रादेशिक सम्मेलन होगा, और अंततः जो है 1911 की वो घटना होगी जहाँ पे दिल्ली दरबार का आयोजन होगा। और दिल्ली दरबार के आयोजन के क्रम में ही 22 मार्च 1912 को बिहार एक नए प्रांत के रूप में सामने आएगा जिसमें उड़ीसा भी शामिल होगा। फिर 36 की घटना आएगी, फिर 48 की घटना आएगी जहाँ पूर्णिया और पुरुलिया के कुछ क्षेत्रों की बात होगी, और 15 नवंबर 2000 को जो परिघटना होगी। इतनी बातों को लिखकर इस कथा को इतिश्री कर देना है। बातें स्पष्ट हो गई? जी सर। चलिए, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बिहार के गठन पुनर्गठन या आधुनिक बिहार के उदय, बंगाल से बिहार के अलग होने, या वर्तमान बिहार का जो स्वरूप है उसको लेकर कोई कंफ्यूजन है? सर तो इसके विकास क्रम को दिखला देंगे या फिर लास्ट में निष्कर्ष में भी कुछ डालेंगे? निष्कर्ष नहीं लिखना है दीपाली? वही पूछ रहे हैं सर, तो निष्कर्ष में क्या डालेंगे? प्रश्न देखिए, प्रश्न सर वही रहेगा मैं नहीं जैसे बताऊंगा। बंगाल से बिहार के अलग होने और आधुनिक। सर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? ठीक है सर, ये अपने आप से मुझे लिखने का बताएंगे। प्रयास करेंगे।
इसमें निष्कर्ष क्या होगा? निष्कर्ष तो बहुत आसान चीज है ना बाबा, है? निष्कर्ष तो बहुत ही आसान चीजें हैं, इसको लिखना कोई बड़ी बात नहीं है जी ना। सर। इसको इस तरह से लिखते हैं कि स्पष्टता, जिस बिहारी अस्मिता को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ उसका प्रतिफल यह रहा कि 22 मार्च 1912 को आधुनिक प्रांत के रूप में बिहार का एक पहचान सुनिश्चित हुआ और यह विभिन्न घटनाक्रमों से होते हुए, उपरोक्त वर्णित विभिन्न घटनाक्रमों से होते हुए आधुनिक बिहार के रूप में आज वर्तमान स्वरूप इसका ये है, जहां पर 38 जिले हैं, फलाना ढिमकाना है। ओके, थैंक यू सर। बहुत प्रश्न आसान है बाबा, आप लोग तो सोचते हैं नहीं और सब कुछ कहते हैं निष्कर्ष क्या होगा। मैं क्या समझ लूंगी, मैं टॉपिक बताऊं या निष्कर्ष, वो पहले बताइए तो दीपाली। हम्म हम्म क्या बोले सर? आवाज नहीं, फिर से सर बोलिए। मैं टॉपिक्स बताऊंगा, टॉपिक डिस्कस करूंगा कि निष्कर्ष को बताऊंगा? बोलिए। नहीं सर, अगर जानकारी हो जाती है तो थोड़ा भटकाव रुक जाता है निष्कर्ष लिखने में। कितने तक भटकाव को रोकिएगा? लिखते एक लिखते प्रश्न से सर हो भटकाव रुक जाएगा। जाएगा? किस ये नहीं चीजें सर, तो लिख के सर प्रयास की डाली हूँ चीजें है ग्रुप ना। में सर, उसको थोड़ा देख लेते। जी सर। बिल्कुल देखेंगे, मेरी नजर है, सभी पे है। जी सर। जी ठीक है, सर। आप भी जानते हैं, हम भी जी जानते सर। जी हैं। सर। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इसका तो नोट्स नहीं नेक्स्ट टॉपिक मिला है क्या है? फिर सर। बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास। ये तो देखिए दीपाली, इसमें नोट्स की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीजें तो किसी भी नोट्स में वही कहानी है जो मैंने बताया है, वही चीजें वहां पे स्पष्ट करनी है आप, तो इसके लिए किसी बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है। वहां से बस क्या करना है आपको, तो इतनी चीजें करनी है कि वहां से जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है ना, उसको क्या कीजिए, नोटबुक में शामिल कर लीजिए, और बाकी चीजें क्या है, तो गप मारने की जो परिघटना है उसको वहां पे अंजाम दे दीजिए। आपकी गप मारने की कला जितनी होगी वो चीजें वहां पर प्रदर्शित कर दीजिए। बात स्पष्ट हो गई? आपके पास तो होगा ना नोट्स? 5 ही बात याद रख, नहीं मेरे पास नोट्स नहीं है, मैंने 5 ही बात तो याद रखनी है ना। एक तो कारण क्या रहे, दूसरा जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा से ले शुरू करेंगे, बिहार टाइम्स को ले आएंगे, बंगाल विभाजन को दिखा देंगे, सर बिहारी अभी छात्र आपका सम्मेलन कहानी को सुन दिखा लिए है देंगे, तो सर याद है, ठीक है। लेकिन मेंस एग्जाम में सर अभी बहुत टाइम सर, उस समय तक सर निकल जाएगा दिमाग। तो कोई बात नहीं, कोई बुक पढ़ लीजिएगा, फिर चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसमें कोई इनोवेशन नहीं है, सर। ठीक है ना। सर वो मैटर सर समझ में अपने आता है सर, हाथों से बट लिखा हुआ तो उसको, लेकिन उसको जो सर सजा नहीं पाते हैं सर। सर खुद से लिखा हुआ रहता सजाने है के तो लिए वो पढ़ने के बाद तुरंत सर अचीव कर लेती हूँ, बट सर लिखा हुआ बुक तो सर इतना सारा तो मार्केट वही में तो है मैं सर, बता रहा हूँ ना, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े समझ में नहीं आता है। वही तो बता रहा हूँ कि बस 5 ही बातें याद रखनी है ना, कि कारण क्या रहे, सच्चिदानंद सिन्हा को ले आएंगे, ठीक है, बिहार टाइम्स का पदार्पण करेंगे, इसके अलावा फिर क्या करेंगे, तो बंगाल मैकेंजी को ले आएंगे ज्ञापन के रूप में, फिर
बिहार का बंगाल का विभाजन करवा देंगे, ठीक है, जो एक अवसर होगा। तो फिर बिहार छात्र सम्मेलन करवा देंगे, फिर बिहार प्रांतीय सम्मेलन करवा देंगे, फिर शाही दरबार का आयोजन करवा देंगे, बिहार का गठन करवा देंगे। बाकी इसमें इतनी, इसके सिवा कुछ है इसमें बताइए? इतनी बातें याद रखनी है ना, इसके अलावा चार सर पांच बिहार नाम याद हेराल्ड रखना। को भी लाएंगे ना सर? सर देखिए लाने के लिए बिहार हेराल्ड को तो बहुत कुछ ले आ सकते हैं, लाने के लिए आप बहुत कुछ ला सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो इतनी है, ठीक है। इसके सिवा सुगबुगाहट कुछ लेकिन नहीं सर है। वहीं से दिखता है सर, इसके अलावा बिहार जो के भी गठन। आप देखिए, बिहार, सुगबुगाहट से हमें नहीं यस सर। मतलब है, जहां से चीजें स्पष्ट होने लगती है हमें वहां से काम करना है। हमारे पास टाइम नहीं है कि सुगबुगाहट को, उसके अलावा जो है तो उस क्या कहते हैं, जहां से आग लगेगा, ये सब चीजें हमें नहीं दिखाना है। हमें बस जहां से आग लग चुकी है वहां से शुरुआत कर देनी है कि भाई सबको दिखने लगा ये आग लग चुकी। ओके, यस सर, यस सर। हमें अपने टाइम बाउंड्स को भी ध्यान में रखना है कि हमें हमें फैक्ट्स की बात बार बार कह रहा हूँ कि मेंस जो है वो फैक्ट्स की चीजें नहीं है, वो आपके एनालिटिकल अप्रोच होता है। तो जितना एनालिटिकल अप्रोच होगा उतना बेहतर आंसर होगा। जितना विश्लेषण आप बेहतर रूप से 5 फैक्ट्स को ही इतने बेहतर रूप में आप विश्लेषण कर देंगे कि आपको 70% नंबर मिल सकता है, 60% नंबर मिल सकता है, ठीक है ना। जी सर। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? पाश्चात्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। जी सर। जी जब पाश्चात्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं तो आपको पता है कि पाश्चात्य शिक्षा या तकनीकी शिक्षा का विकास जो है भारत सहित बिहार में 1835 का जो चार्टर एक्ट है और मैकाले मैन्यूट है इसके माध्यम से शुरू होता है। और इसी क्रम में बिहार में भी आप इस मैकाले मैन्यूट का प्रभाव देखेंगे और बिहार में भी पाश्चात्य शिक्षा का विकास होगा। अब प्रश्न उठता है कि बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के विकास को किन संदर्भों में हमें देखना है। तो जब संदर्भों की बात करते हैं तो हमें देखना होगा कि प्रारंभिक प्रयास क्या हुए, ठीक है। फिर देखना पड़ेगा हमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास हुआ। फिर हमें देखना पड़ेगा कि साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा का विकास, पाश्चात्य शिक्षा का विकास कैसा रहा। फिर कृषि के क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा का विकास कैसा रहा। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा की भूमिका कैसी रही, कैसा विकास रहा। और इसको हमें 2 संदर्भों में देखना पड़ेगा। और वो 2 संदर्भ क्या होंगे? तो एक औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा क्या प्रयास किए गए और दूसरा भारतीय जनमानस के द्वारा, भारतीय बुद्धिजीवियों के द्वारा क्या प्रयास किए गए। इन्हीं दोनों संदर्भ में देखना होगा ना। बोलिए। यस सर। यस सर। जी सर। और फिर हम इसके आलोचनात्मक पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में जो पाश्चात्य शिक्षा का विकास हुआ उसकी क्या सीमाएं थी, क्या कमियां थी, ठीक है। इसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जब पाश्चात्य शिक्षा को हमने कहा कि 2 संदर्भों में देखेंगे, तो पहले पाश्चात्य शिक्षा के विकास को हम औपनिवेशिक सत्ता के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो जब औपनिवेशिक सत्ता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमने कहा कि जैसे ही 1835 का चार्टर एक्ट आएगा वैसे ही क्या होगा, तो बिहार के पूर्णिया में, बिहार शरीफ में, भागलपुर में, पटना में, आरा में, छपरा में, मुजफ्फरपुर जैसे क्षेत्रों में क्या होगा,
तो जिला स्कूलों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, आपको जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट स्कूल दिखाई देगा, जिला स्कूल दिखाई देगा, वो सभी क्या होंगे, तो पाश्चात्य शिक्षा के दौरान ही, औपनिवेशिक सत्ता के दौरान ही क्या होंगे, स्थापित हुए होंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि 1835 के चार्टर एक्ट के माध्यम से क्या होगा, तो बिहार में जिला स्कूलों की स्थापना की जाए, जो कहाँ होगा, तो पूर्णिया में होगा, बिहार शरीफ में होगा, पटना में होगा, मुजफ्फरपुर में होगा, आदि क्षेत्रों में से स्थापित किया जाएगा। क्या हुआ दीपाली, तो पूछना है 1833 क्या? चार्टर एक्ट ना? सर हम लोग लिख लेते तो सर बेहतर हाँ, होता, लिखाई दे 1835 के माध्यम से मैं नोट्स भेज दूंगा इसका। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा का मैं नोट्स भेज दूंगा, वो चीजें, क्योंकि बिहार का गठन वगैरह उसमें कुछ है नहीं जान, इसलिए मैंने उसे नहीं नोट्स बनाया जी था सर, लेकिन उसका, इससे वो सर कहानी ही काफी है आता उसके है लिए। सर, ये तकनीकी नहीं शिक्षा सर, नोट, वगैरह से इससे हाँ मैं पाश्चात्य जो आता है मैं वो भेज दूंगा। मैंने कहा ना, जो नहीं आता है मैंने उसमें जी मेहनत नहीं सर। की है। ठीक है, ओके सर। कभी कभी सर पत्रकारिता का क्योंकि विकास भी मैं मतलब पूछने के लिए तो बहुत कुछ पूछेगा, जैसा तो क्या कभी मेंस की क्लास ही खत्म नहीं होगी सूर्यकांत। कुछ चीजों को खुद के स्तर से कीजिए ना। ऐसे में 10 पत्रिका का नाम याद रख लिए, बस इतना ही करना है ना, सीरियल वाइज करके 10 पत्रिका का नाम याद रख उसको लीजिए, सीक्वेंस में सजा देना है बस सर, उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए, और उसको सीक्वेंस में सजा देना है। बस और क्या करना है, बस हो गया। यस सर, ठीक है सर। पत्रकारिता का विकास दो संदर्भ में दिखाइएगा, कि औपनिवेशिक सत्ता के तहत क्या पत्रकारिता का विकास हुआ और भारतीयों के तहत क्या हुआ, यही दो दिखाएंगे ना। यस सर। और दोनों के उद्देश्य क्या थे, अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तो वो सब चीजें नहीं, उसमें तो कुछ कहानी है ना, वो चीजें बस फैक्ट्स याद रखना है कि भाई ये 10 पत्रिका हैं, इसी को हमें इसके आंसर में एक्सप्लेन कर देना, और इसके अलावा कोई कलाकारी नहीं है इसमें। कोई कलाकारी है 10 नाम याद रखने के अलावा? तो प्रेस की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में कैसी रही है वो आपको पहले से पता है, कि भाई प्रचार प्रसार को लेकर, जागरूकता को लेकर, औपनिवेशिक सत्ता की जो वास्तविक चरित्र है उसको उजागर करने को लेकर, आंदोलन के प्रचार प्रसार को लेकर सारी परिघटनाएं वहां पर लिख देंगे। ओके, तो जब पाश्चात्य शिक्षा में हमने कहा कि पहला क्या होगा, तो 1835 में बिहार में जिला स्कूलों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा 1835 के आसपास बिहार में जिला स्कूलों की स्थापना की जाएगी। फिर क्या होगा, तो इसी से आगे चलकर हम देखेंगे 1863 में देवघर में, मोतिहारी में, हजारीबाग में, चाईबासा में भी हाई स्कूल की स्थापना की जाएगी। और ये क्या होंगे, तो ये जो हाई स्कूल होंगे, जिला स्कूल होंगे, ये बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के विकास के मुख्य केंद्र होंगे। और इसके माध्यम से जो उद्देश्य होगा, क्या होगा, तो उद्देश्य होगा कि हमें क्या करना है, तो जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी सिविलाइजेशन है, ज्ञान विज्ञान है, उसको क्या करना है, भारतीयों पर थोपना है। और इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि इसके माध्यम से हम ऐसी मानसिकता को विकसित करें जो क्या हो, अंग्रेज से भी बड़ा अंग्रेज हो। हम ऐसी मानसिकता को विकसित करें जो औपनिवेशिक सत्ता के कलरकियल जरूरतों को पूरा कर सके। हम ऐसी मानसिकता को विकसित करें जो औपनिवेशिक सत्ता के पैरोकार के रूप में हो, उसके सुरक्षा कवच के रूप में। ठीक है, बातें स्पष्ट हो रही हैं? यस सर, यस सर। अब देखते हैं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास हुआ। तो जब उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो हमें वुड डिस्पैच जो है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। कब आया था वुड डिस्पैच? वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 1854 1854 ईस्वी में।
ठीक है। तो 1854 के गुड इसी के डिस्पैच, तहत जिसे हम 1863 मैग्ना ईस्वी में कार्टा भी पटना कहते महाविद्यालय की हैं, स्थापना की थी। इसके माध्यम, चलिए तब तो आपको पता है सुशील, तो बंद ही कर देते हैं क्लास। सर आप सुशील, बताइए। नहीं सर बताइए, आप बोलते हैं तो सर उसका सीक्वेंस नहीं टाइप का सुशील ही समझ में बताएंगे आता है ना सारी सर, कहानी। तो एक सुशील फ्रेम बताइए जरा। वर्क बनता, फ्रेम बनता है सर आप सर। बोले तो हम बोल दिए थे कि मतलब इसी के बुट डिस्पैच के तहत ही 1863 में उसके पटना महाविद्यालय का स्थापना, और क्या। ठीक है। तो हमने कहा कि जैसे ही वुड डिस्पैच आएगा उसका फोकस क्या हो। तो वुड डिस्पैच का जो फोकस था वो था कि हमें क्या करना है, व्यवसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के विकास पर बल देना। तो व्यवसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के विकास पर बल देने के उद्देश्य से ही क्या हो, तो 1863 में मिलेगा। तो इसमें हम ह्यूमैनिटी की जो सब्जेक्ट हैं उसकी पढ़ाई होगी, उच्च शिक्षण स्थान होगा, महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान होगा पटना कॉलेज। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो 63 में जैसे ही पटना कॉलेज की स्थापना होगी, फिर 1889 में बिहार नेशनल कॉलेज, 1897 में पटना कॉलेज में क्या होगा, तो पटना कॉलेज में कला संकाय में स्नातकोत्तर विभाग खोले जाएंगे। और साथ ही साथ 1917 में ही पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो जो पटना विश्वविद्यालय होगा वो पश्चिमी शिक्षा के तर्ज पर स्थापित होने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय होगा। तो इसके माध्यम से हमने क्या किया, वुड डिस्पैच के माध्यम से पाश्चात्य शिक्षा के विकास की बात की, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा के विकास की बात की। और इसी में हमने कहा कि 1863 का पटना कॉलेज की बात करेंगे, जहाँ पे मानविकी सब्जेक्ट को पढ़ाने की बातें होंगी। फिर 1889 का जो है नेशनल बिहार नेशनल कॉलेज होगा। 1917 में पटना कॉलेज में ही कला संकाय का स्नातकोत्तर विभाग खोला जाएगा। ठीक है, पीजी का जो है विभाग खोला जाएगा। और फिर आगे बढ़कर हम 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे, जो बिहार में पश्चिमी शिक्षा के तर्ज पर स्थापित होने वाला पहला विश्वविद्यालय होगा। बातें स्पष्ट हो गई? 1889 में क्या बोले हैं? बिहार नेशनल कॉलेज। ठीक है। फिर अब देखते हैं कि ये क्या था। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, मानविकी शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास किए गए थे, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मानविकी विषय को लेकर। अब विज्ञान के क्षेत्र में क्या विकास है, तो विज्ञान के शिक्षा के क्षेत्र में जब विकास की बात करते हैं एक मिनट तो विज्ञान के क्षेत्र की जब बात करते हैं, विज्ञान में उच्च शिक्षा के विकास को लेकर जब हम प्रयास की बात करते हैं, तो इसमें 1917 में जो आयोग आया था उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। 1917 में कौन सा आयोग आया था? सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है। तो 1917 में सैडलर आयोग आया था। ठीक है।
और इस सैडलर आयोग ने जो है ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास को लेकर बातें कही। और इसी क्रम में देखेंगे कि बिहार में भी जो है विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। और 1919 में क्या होगा, तो पटना कॉलेज में विज्ञान संबंधी शिक्षा को लेकर क्या होंगे, विभाग खोले जाएंगे, जिसमें भौतिकी और रसायन शास्त्र के विभाग की आप बात करेंगे। तो 1917 के सैडलर आयोग के अनुशंसा पर क्या होगा, तो बिहार में 1919 में पटना कॉलेज में फिजिक्स और केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट खोले जाएंगे। और एक शिक्षण संस्थान के रूप में 1928 में पटना साइंस कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो जब विज्ञान के क्षेत्र में आप शिक्षा की बात करेंगे, पाश्चात्य शिक्षा की, इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पटना कॉलेज में फिजिक्स और केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट का खोला जाना, और दूसरा 1928 में पटना साइंस कॉलेज की स्थापना किया जाना। बात स्पष्ट हुई? यस सर। और मेडिकल कॉलेज सर 25 में सर, 1825 में पटना मेडिकल कॉलेज। शांत रहिए, मैंने सूर्यकांत, मैंने जितनी बातें बताई उसको याद रख लीजिए। ठीक है, जो मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं हम, वो बताएंगे किसमें, हम बताएंगे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा का विकास ऐसे हो। ठीक है सर? यस सर। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, हम लोग के लिए सर यही आपके फेटा दो मिक्स प्रश्न हो क्लियर जाता हो है सर, तो जाएंगे। इसीलिए दिक्कत हो जाता है। आप जो है सीक्वेंस में सजा के बोलते हैं ना, तो दिमाग में आता है, हम लोग सब मिक्स हो जाता है। क्योंकि इससे आपका इसमें आपके दो प्रश्न है ना, एक तो पाश्चात्य शिक्षा का विकास है और दूसरा तकनीकी शिक्षा या प्रौद्योगिकी शिक्षा का विकास। तो ये दोनों प्रश्न क्या है, एक ही टॉपिक्स में एक ही उत्तर में शामिल है। वो आपकी बुद्धिमत्ता होगी कि आप क्या करेंगे। जब आपसे पाश्चात्य शिक्षा का विकास पूछता है तो वहां पे संपूर्ण बातों को लिख देंगे। जब प्रौद्योगिकी शिक्षा का विकास पूछता है तो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो विकास हुआ है शिक्षा में, उसी के टॉपिक्स को पिक करेंगे। बात स्पष्ट हुई? यस सर। ठीक है, तो विज्ञान के क्षेत्र में हमने कहा क्या कहा, सैडलर आयोग 1919 में पटना कॉलेज में फिजिक्स और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, और 1928 का पटना साइंस कॉलेज। अब देखते हैं कि कृषि के क्षेत्र में क्या विकास, कृषि को विकास देने के लिए पाश्चात्य शिक्षा कैसे सामने आती है। तो इसी क्रम में 1902 में क्या देखेंगे, तो पूसा में हेनरी फिलिप्स के द्वारा क्या किया जाएगा, तो हेनरी फिलिप्स के द्वारा एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर एंड एक्सपेरिमेंट फार्म की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? पूसा में फिलिप्स के द्वारा तो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर एंड एक्सपेरिमेंट फार्म की स्थापना की जाएगी। जिसका उद्देश्य क्या होगा, तो जिसका उद्देश्य होगा कृषि विकास के क्षेत्र में अनुसंधान तथा वैज्ञानिक यंत्रों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में क्या बताएंगे, पूसा में जो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर एंड एक्सपेरिमेंट फार्म खोले गए, इसकी परिचर्चा आप करेंगे तो कृषि के क्षेत्र में शिक्षा की जो बातें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में देखते हैं, तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में क्या होगा, तो 1925 का पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच और 1947 का जो डीएमसीएच है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज है, इसकी परिचर्चा आप करेंगे। और इसके माध्यम से क्या होगा, तो पीएमसीएच और डीएमसीएच के माध्यम से बिहारी जनमानस की जो स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा और स्वास्थ्य तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। तो दूसरी तरफ पशु चिकित्सा को लेकर भी प्रयास किए गए
और इसी क्रम में 1930 में क्या होगा, तो 1930 में पशु चिकित्सा और पशुधन विकास के लिए पटना वेटनरी कॉलेज खोले जाएंगे। ठीक है, तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में तीन बातें याद रखनी है। एक, 1925 का पटना साइंस कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज, 1947 का DMCH और 1930 का पटना वेटनरी कॉलेज। इन तीन बातों को याद रखना है आपको स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में। बातें स्पष्ट हुई? यस सर। जी सर। चलिए अब देखते हैं कि खनिज संसाधन या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या प्रयास किए गए। तो खनिज संसाधन के दोहन के लिए या इंजीनियरिंग के क्षेत्र की जब बात करते हैं तो 1926 में धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की जाएगी। ठीक है, किसकी स्थापना की जाएगी 1926 में? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। जो तकनीकी एवं अभियांत्रिकी शिक्षा है, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए हम NIT की स्थापना करेंगे, जो तत्कालीन समय में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाएगा और आज किसके नाम से जाना जा रहा है? तो NIT के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, तो जब इंजीनियरिंग या खनिज संसाधन के क्षेत्र में पश्चात शिक्षा के विकास की बात करेंगे, इसमें दो बातें करनी है। 1926 का धनबाद में स्थापित इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की बात करेंगे और जो पटना इंजीनियरिंग कॉलेज है इसकी बात करेंगे। आप बातें स्पष्ट हुई? यस सर। तो ये क्या था, औपनिवेशिक सत्ता के अंतर्गत और जो पाश्चात्य शिक्षा का बिहार में विकास हुआ, इसकी आप परिचर्चा करेंगे। बातें स्पष्ट हो गई सभी को कि औपनिवेशिक सत्ता के तहत हमें क्या क्या बातें स्पष्ट करनी है? जी सर। चलिए अब देखते हैं कि भारतीयों की भूमिका क्या रही पाश्चात्य शिक्षा के विकास के क्षेत्र में। तो पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में जब भारतीयों की भूमिका की बात करते हैं तो इस क्रम में हमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, मुस्लिम धर्मावलंबी तथा गांधीवादी युग के जो आंदोलन में प्रयास हुए पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में, उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना होगा। ठीक है, तो इसी क्रम में हम बात करते हैं आर्य समाज के द्वारा क्या प्रयास किए गए। तो आर्य समाज के द्वारा हम बात करते हैं तो DAV की बात करते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो है उसकी बात करते हैं। तो वहीं ब्रह्म समाज के द्वारा क्या शुरू किया गया, तो राम मोहन राय सेमिनरी जो है, राजा राम मोहन राय सेमिनरी की स्थापना की गई। और मुस्लिम धर्मावलंबियों की जब बात करते हैं तो इसमें सर सैयद अहमद खां का नाम सर्वोपरि आता है, जिसके द्वारा जो है मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी और पटना में मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। तो दूसरी तरफ पटना में मोहम्मदन एजुकेशन के द्वारा क्या किया गया, तो 1896 में मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल की स्थापना की गई। ठीक है, तो जो हमारे सुधारक थे उनके संदर्भ में आपको तीन बातें याद रखनी है। क्या, तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, राम मोहन राय सेमिनरी और बिहार साइंटिफिक सोसाइटी तथा मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल। बात स्पष्ट हो गई कि समाज सुधारकों ने क्या प्रयास किए शिक्षा के क्षेत्र में, पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में। अब आते हैं कि गांधीवादी युग में क्या प्रयास। जब गांधीवादी युग की बात करते हैं तो हमें असहयोग आंदोलन की परिचर्चा करनी होगी, जहां पटना गया रोड पर क्या होंगे, नेशनल कॉलेज खोले जाएंगे और इसी क्रम में बिहार विद्यापीठ का भी गठन किया जाएगा। तो दूसरी तरफ साइंटिफिक शिक्षा के लिए सदाकत आश्रम, जहाँ पे
चरखा की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, किसको लेकर, पाश्चात्य शिक्षा के विकास को लेकर। तो भारतीयों के प्रयास में क्या दिखाएंगे, दयानंद एंग्लो वैदिक, राजा राम मोहन राय सेमिनरी, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल, बिहार नेशनल कॉलेज, बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम। बात स्पष्ट हो गई? जी सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं कि नारी शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास किए गए। तो नारी शिक्षा के क्षेत्र में जब बात करते हैं तो इसी क्रम में 1849 का जो अनास्टेसिस हार्टमैन के द्वारा क्या किया गया, तो सेंट जोसेफ स्कूल की नींव रखी गई। यानी कि पाश्चात्य शिक्षा में जब नारी शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें ईसाई से मिशनरियों का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी क्रम में जो अनास्टेसियस हार्टमैन है, तो क्या है, ईसाई धर्मावलंबी है, मतावलंबी धर्मगुरु हैं, इन्होंने क्या किया, सेंट जोसेफ स्कूल की स्थापना की। फिर 1914 में क्या होगा, तो 1914 में बिहार और उड़ीसा सरकार द्वारा नारी शिक्षा की स्थिति को लेकर क्या किया जाएगा, एक समिति का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा, तो बिहार और उड़ीसा प्रांत के सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा और इस समिति के द्वारा क्या किया जाएगा, तो कुछ सुझाव दिए जाएंगे और सुझाव के परिणाम स्वरूप ही क्या होगा, तो बांकीपुर पटना में और कटक में जो 10+2 स्कूल है, इंटरमीडिएट स्कूल है, उसमें बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी इंटरमीडिएट स्कूल तक बालिका शिक्षा को लेकर जो है गर्ल्स स्कूल की स्थापना की जाएगी, ठीक है। और इसी क्रम में जो लखीसराय में गांधी जी के प्रयास से बालिका विद्यापीठ की स्थापना की जाएगी। तो ये सारे प्रयास क्या होंगे, तो बालिका शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे आप, ठीक है, जिसमें हमने क्या कहा, सेंट जोसेफ स्कूल, ठीक है, बिहार जो इंटरमीडिएट गर्ल्स स्कूल है वो, और बिहार बालिका विद्यापीठ की जो बात करते हैं। बातें स्पष्ट हो गई? जी सर। चलिए, तो ये क्या था, पाश्चात्य शिक्षा का बिहार में विकास की परिदृश्य को आप लोगों ने जाना। बातें स्पष्ट हो गई ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? लिख लेंगे आप सभी लोग? यस सर, देख लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका आलोचनात्मक पक्ष क्या रहा, इस पाश्चात्य शिक्षा की कमियां क्या रही। जब कमियों की बात करते हैं तो हमने कहा कि कमियों में हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा कि तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा को अपेक्षित महत्व नहीं दिया गया। तो दूसरी तरफ बिहार में जो पाश्चात्य शिक्षा से संबंधित संस्थान हैं उसका भी अपर्याप्त विकास रहा, ठीक है। तो पहली बात क्या दिखाना है, तो तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। तो दूसरी तरफ जो पाश्चात्य शिक्षा के आधारभूत ढांचे हैं उसका भी बिहार में पर्याप्त विकास नहीं हो पाए। तो दूसरी तरफ हमें महिला शिक्षा को लेकर बात करनी होगी कि महिला शिक्षा को लेकर जो हारटोग समिति की रिपोर्ट है वो कहती है 1929 में कि बिहार और उड़ीसा में मात्र कितना है, 0.7% ही क्या है, जो बालिकाएं हैं वो क्या है, तो शिक्षित। कितना, मात्र 0.7%।
जो कहीं न कहीं यह स्पष्ट करता है, यह दिखाता है कि बिहार और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में बालिका शिक्षा पर औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा विशेष प्रयास नहीं किए गए और उसी का परिणाम रहा कि आज भी हम महिला शिक्षा को लेकर क्या अंतिम पायदान पर खड़े। बात स्पष्ट हुई? यस सर। जी सर। फिर देखिए तो हमने कहा कि पाश्चात्य शिक्षा जो है क्या है, एक महंगी शिक्षा पद्धति। तो दूसरी तरफ जो आम जनता है उसकी समझ से भी परे है, उसकी पहुंच से भी परे। तो इससे क्या हुआ, तो शिक्षा में वर्गीय विभेद की स्थिति आपको दिखाई दी कि जो उच्च वर्ण का व्यक्ति, समाज का व्यक्ति है, जो आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति है, उसने तो पाश्चात्य शिक्षा का लाभ लिया, लेकिन जो वंचित समूह का व्यक्ति है, जो सामान्य वर्ग, वो पाश्चात्य शिक्षा के लाभ से वंचित रह गया और परिणाम स्वरूप जो यह शैक्षिक विभेद है वो निरंतर बढ़ता चला गया, जो एक मानवीय विभेद को भी जन्म देता है, लोग के मानवाधिकार का भी उल्लंघन है। और इसका प्रतिफल हम आज तक देखते हैं कि आज भी समाज का वंचित तबका क्या मूलभूत शिक्षा में अंतिम पायदान पर खड़ा है, पिछड़ी हुई अवस्था में। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी अपनी शैक्षिक धरोहर है उसको भी औपनिवेशिक सत्ता ने क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया। जो हमारी परंपरागत शिक्षा व्यवस्था है, जो मातृभाषा में शिक्षा व्यवस्था है, जो हमारी गुरुकुल परंपरा रही है, जो हमारा परंपरागत ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान रहा है, उस पर भी औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा विशेष ध्यान नहीं दिया गया, उस पर उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण रखा गया, जिससे कहीं न कहीं जो हमारी पहचान है, हमारी अस्मिता है, वो और जो हमारा अपना विकास है वो भी क्या होता है, बाधित होता है। ठीक है, तो ये सब कमोबेश क्या है, वो आलोचनात्मक पक्ष हैं जिसके माध्यम से हम इसकी आलोचना करते हैं। बात स्पष्ट हो गई? यस सर। ठीक है, तो आप कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप उसका उत्तर देने में सक्षम हैं पाश्चात्य शिक्षा को लेकर? जी सर। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करें। सर एक प्रश्न है। बोलिए। सर जैसे हम इसका आंसर हम लिखेंगे तो इसमें सर जैसे इसका सर विकास लिखेंगे तो पहले सर जैसे उच्च शिक्षा के लिए ये जिला स्कूल में जो खोला गया तो वहां से सर स्टार्ट करेंगे। हाँ, पहले दिखाएंगे पाश्चात्य शिक्षा का विकास, फिर उस उच्च शिक्षा के क्षेत्र में फिर जो है आपको कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में क्या विकास रहा उसको स्पष्ट कर दो। तो ये थोड़ा सा क्या होगा, साइंटिफिक हो जाएगा और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। चीजें तो वही लिखेंगे जो आप पढ़ रखे हैं, लेकिन इसको क्या हो गया, इस सब कैटेगराइज हो गया तो थोड़ा सा बेहतर लगेगा देखने में। सामने वाला जब पढ़ेगा तो उसको तुरंत सारी चीजें दिमाग में स्पष्ट होती चली जाएंगी। ठीक है, बाकी तो घटनाक्रम आपको पता ही है, सारी चीजें क्या विकास हुआ। बस हमने उसे क्या किया, हमने उसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है, जो बिखरे हुए तत्व थे उसको सही प्लेटफॉर्म पर जाके रख दिया, यही किया है ना। जी सर। चलिए, तो सेशन
इसको एंड सर करें। एक क्वेश्चन, जैसे बिहार में 1813 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना करे, तो सर 1813 से है, तो इसमें हम कहाँ से शुरू करेंगे? वहीं से 1833 से शुरू करेंगे। वहां से सिर्फ एक ही बात लिखेंगे वहां पर, और वो लिखेंगे कि 1813 में क्या कर दिया गया, 1 लाख तो रुपए जो पाश्चात्य खर्च किया शिक्षा गया के था। विकास, शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने की बातें कही गई, बस उतनी बातों को लिखना। हालांकि वो कभी खड़ी नहीं हो पाए। प्रत्येक वर्ष ठीक है, 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च किया तो जाएगा। बस यही एक लाइन उसमें ऐड कर दीजिएगा, बस एक लाइन सर यही ऐड जब करना वैसा है। क्वेश्चन पूछेगा उससे सर अलग तो थोड़ा सा कर देंगे कि इस सर टाइम। सर जब वैसे बोलिए। पूछेगा तो फिर तो ये टेक्निकल, ये दोनों अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना सर, सीधे मिक्स करते हुए लिखते चले जाएंगे। तो जैसे मैंने ऐसा बताया हो वैसे सकता ही है। लिखना है ना। अच्छा यस सर। शिक्षा को जीने सीखने के बीच में ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के लिए किया गया, विज्ञान के लिए किया गया, स्वास्थ्य के लिए किया गया, तकनीकी शिक्षा में ये किया गया, अगर वहां पर नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे। माता समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यस सर। जैसे 65वीं में पूछा गया कि 1909 तक शायद पूछा गया था ना। 1858 से 1914 तक। क्या 1909 तक ही पूछा गया था ना? नहीं सर, 1914 तक, 1858 से लेके 1914। ठीक है, 14 तक ही। अब इसमें हमें बताएंगे तो भाई उसमें जो पटना साइंस कॉलेज की बात करेंगे या बिहार जो विश्वविद्यालय है, सब पे हम पर चर्चा नहीं करेंगे ना, करेंगे? नहीं करना जो पड़ेगा उसमें सर। परिघटना इस दौरान हुई नहीं होगी, करना। जो परिघटना इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान जो भी घटनाएं घटित होंगी, जो भी पाश्चात्य शिक्षा के लेकर संस्थाओं की स्थापना की जाएगी, बस उसी का हमें उल्लेख करना पड़ेगा ना। चाहे वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हो, जो भी हो। आता स्पष्ट? कृषि सर उसी 5-6 सर। पॉइंट पर लगता है कि सर बात बनाना पड़ेगा सर। तो हाँ, तो जितना देखिए, जरूरी नहीं कि हम 400 प्रश्न ही 400 पेज में आंसर लिखें। आपके पास जितनी कंटेंट है, जितनी क्वांटिटी है, उसको उसी के हिसाब से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को हैप्पी दीपावली। और कल हम लोग क्या करेंगे, कक्षा को सेम टू सर।